आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीप स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएनओ के बारे में। अब यूएनओ के बारे में उसके जो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके सदन हो गए, उसका सचिवालय हो गया, उसमें कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, और अंत में हम देखेंगे यूएनओ और भारत की क्या भूमिका है। तो इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1914 से लेकर 18 तक का, इसके बाद विश्व के जो तमाम जो अग्रणी देश थे उन लोगों ने मिलकर एक मतलब उपाय निकाला कि ऐसी विध्वंसक जो घटना है जो दोबारा घटित ना हो, उसके लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए। तो पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, जिसके द्वारा वर्ल्ड वार 1 को रोका गया था, उसके द्वारा ही 10 जनवरी 1920 को पहले स्टार्टिंग में राष्ट्र संघ को बनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है, जिसका जो हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ रखा गया। अब इसकी जो स्थापना का जो जो श्रेय था वो विड्रो विल्सन को दिया जाता है। इन्हीं को इनका जन्मदाता भी कहा जाता है। विड्रो जो विल्सन थे ये 28वें यूएस प्रेसिडेंट थे। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, अब जो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो सिर्फ राष्ट्र संघ था, इसके जो पहले सचिव थे, इनका नाम था सर एरिक ड्रमंड। तो ये अपने को एक बात देख लेना है। अब क्या होता है कि जो संस्था बनती है, इसका जो निर्माण किया गया था ताकि ऐसी कोई दोबारा घटना घटित ना हो, लेकिन ये अपने कार्यों में विफल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसकी घटना घटित होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने कार्यों को करने में विफल रहा है। तो इसके बाद इसको जो पूरी तरीके से भंग कर दिया जाता है, और उसके बाद स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। शांति एवं सुरक्षा के लिए वही यूएनओ बनाया गया है। इसकी स्थापना को होती है 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। संस्थापक के रूप में प्रमुख रूप से सामने आते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये जो कि 32वें नंबर के यूएसए के राष्ट्रपति थे। अच्छा, इसका नामकरण जो है यूएनओ, ये भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके सदस्य देश जो थे, स्थापना के समय कितने देश इसके सदस्य थे। तो जो टोटल 51 देश हैं इसके सदस्य देश देखने में आते हैं। 51 देशों में से 50 देश जो थे, इन्होंने जो चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, जो कि 26 जून 1945 को साइन किया गया था, इसमें सिर्फ 50 देशों ने साइन किए थे। जो 51वां देश था पोलैंड, इसने इसमें के अंदर साइन नहीं किए थे। ये देश बाद में इसमें शामिल होता है। ये मिलाकर टोटल 51 देश यूएनओ के स्टार्टिंग जो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान बना है, जो कि सूडान से अलग हुआ है। 14 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना है। ठीक है, अच्छा, भारत की बात करें तो भारत के इसके संस्थापक देशों में शामिल था, तो वो जो 51 देश थे, क्योंकि भारत पर इस वक्त जो है वो यूनाइटेड किंगडम का जो प्रभुत्व था, तो जैसे ही यूके अगर इसके अंदर शामिल हुआ तो भारत सीधे साथ में ही से सम्मिलित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संस्थापक सदस्य देशों में भारत भी सम्मिलित था। अच्छा, इसके वाला एक फैक्ट और है, एकमात्र ऐसा देश इंडोनेशिया ही है जो यूएनओ से एक बार पहले बाहर हो चुका है और फिर कुछ समय पश्चात में वापस से जुड़ चुका है। तो ये एक बार फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो यूनाइटेड नेशंस है, इसके जो महासचिव है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो यूएनओ के पहले महासचिव हैं वो ट्रिगवेली रहे हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अगले महासचिव आते हैं वो है कोफी एनन। कोफी एनन जो कि घाना के रहने वाले हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2001 के अंदर। ये एकमात्र यूएनओ के महासचिव है जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला है। ठीक है, अच्छा, इसी वर्ष जो 2001 है ना, इसमें इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला ही था, साथ में यूनाइटेड नेशन को भी एक पीस प्राइज मिला था। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, थोड़ा अलग अलग है। उसके बाद लेटेस्ट में हम बात करते हैं तो 8वें नंबर पर बान की मून रहे हैं, जो कि साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। और अभी हाल में जो 2017 में ये इलेक्ट हुए हैं, ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि इसके वर्तमान महासचिव हैं, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, ये इसके कुछ इंपोर्टेंट महासचिव थे। अब इसकी आधिकारिक भाषाएं देखते हैं। जो यूएन की आधिकारिक भाषाएं टोटल 6 भाषाएं हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, सीधा याद रखने की। इसके ट्रिक आप स्कार्प से याद रख सकते हैं। ठीक है, ESCARF, इससे इंग्लिश बन जाएगा। स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक, रशियन और फ्रेंच, ये 6 भाषाएं यूएन में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इन 6 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को अगर आपको आती है तब यूएन में संवाद कर सकते हैं। लेटेस्ट जो है, इन जो 6 भाषाओं में लेटेस्ट भाषा जो है अरेबियन जो लैंग्वेज है, वो सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है, ये शामिल हुई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है यूएनओ के सदन। ठीक है, यूएनओ में टोटल 6 सदन है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सदन होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा।
यानी कि जनरल असेंबली। अब इसमें कितने देश हैं, तो इसमें सभी 193 देश इसके भाग हैं। अच्छा, ये इसका यूज क्या आता है, किस लिए बनाया गया है, तो जो भी कोई वैश्विक मुद्दा हुआ या किसी भी विवाद पर चर्चा हुई तो चर्चा करने के लिए एक मंच है, यही यहाँ पर ही वोटिंग भी की जाती है। तो चूंकि ये कार्य संसदों के अंदर किया जाता है तो यूएन महासभा है, इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी संसद या फिर संसद बोल सकते हैं, ये इसे कहा जाता है। अब इसका जो सत्र है वो प्रतिवर्ष सितंबर या दिसंबर, मैक्सिममली 2 ही मंथ रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर में आयोजित किया जाता है। तो अभी इसका नवीनतम जो लेटेस्ट सत्र था वो 79 नंबर का था, जो 2024 में हुआ था। ये 2024 का सत्र है। इसकी अध्यक्षता की थी फिलेमोन यंग ने, जो कि कैमरून के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं फिलेमोन यंग, ये इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। अभी सत्र खत्म हो चुका है, तो इसका 80वां सत्र जो है वो आयोजित कहाँ किया जाना है, वो 2025 में आयोजित किया जाएगा सितंबर में, और इसकी अध्यक्षता करेगी, ये पहले ही तय हो चुका है, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है एनालेना बेयरबॉक। ठीक है, एनालेना से याद रखना है। अब जो महासभा है इसमें जो किसी भी मुद्दे पर वोटिंग की जा रही है, तो इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसमें 2/3 बहुमत जो है वो अनिवार्य होता है किसी भी हालत में। अच्छा, उसके अलावा ये तो है ही है, लेकिन आपको जो वीटो कंट्रीज हैं, जो 5 देश वीटो का पावर रखते हैं, उनकी भी सहमति अनिवार्य है। अन्यथा मान लो जैसे कोई मुद्दा 2/3 से अगर पास भी हो जाता है और अगर वीटो कंट्रीज इसको मना करते तो वो मुद्दा पास नहीं हो पाता, यानी कि वो जहां पर है वहीं वो कैंसिल हो जाएगा, उस पर कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट भाग है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः काम क्या है, इसका काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी रहती है, वैश्विक सुरक्षा, कोई जो रहता है सामाजिक प्रगति में बाधा ना बने, ऐसी सारी जिम्मेदारी सुरक्षित जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसकी रहती है। इसके जो 15 सदस्य हैं इसके देश रहते हैं, 5 सदस्य इसके स्थायी होते हैं, 10 इसके अस्थायी सदस्य रहते हैं। 5 स्थायी सदस्य वही हैं जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 देश हैं। और जो बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, भारत, अब सवाल ये आता है कि भारत अब तक कितनी बार यूएनएससी का सदस्य रह चुका है। ठीक है, तो भारत जो है 8 बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर चुका है। भारत के जो अभी वर्तमान में हम बोल सकते हैं कि यूएनएससी में जो प्रतिनिधि वो कौन है, तो वो है पर्वत नैनी हरीश। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है, अच्छा इफेक्ट है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। जो पर्वत नैनी हरीश है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की तरफ से प्रतिनिधि है। ठीक है, स्थायी जो भारत के प्रतिनिधि है। उसके बाद हम अगला भाग देखते हैं। अगला भाग जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अच्छा, ये कार्य, इसका क्या कार्य होता है यूएन में, ये बेसिकली जो रहता है आर्थिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्रति कार्य रहते हैं, मानव अधिकारों को लेकर चर्चा की जाती है और विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, अभी इसके जो सदस्य हैं वो कितने, 54 देश इसके सदस्य देश हैं। जो सदस्य देश चुने जाते हैं 3 वर्ष के कार्यकाल के साथ चुने जाते हैं। प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और उतने ही निकल जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। अच्छा, ये बेसिकली वही जो हमारा राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक, अच्छा, इसके अंदर इसके जो अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्य करते हैं, जो आईएलओ हो गया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, एफएओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये चारों इसके अंदर ही कार्य करते हैं। थोड़ा इनके बारे में देख लीजिए। आईएलओ जो है वो 1919 में बनता है, वर्साई संधि की वजह का हिस्सा रहा है। यूनेस्को जो है वो 16 नवंबर को बनता है 1945 को। एफएओ 16 अक्टूबर को बनता है। डेट्स आप याद रख लीजिएगा, नवंबर अक्टूबर आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का लंदन में है। जो एफएओ है इसका जो इस साल 2025 का जो अवार्ड है, खाद्य सुरक्षा अवार्ड 2025 का, ये किसको मिला है, ये मिला है मारियंगला हंगरिया को, ये ब्राजील की है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो अब ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यूनिसेफ कब बना, तो ये बना था 11 दिसंबर 1946 को, मतलब आसपास की ही 1945 से लेकर 1946 के बीच की संस्था है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ का। यूनेस्को का है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, यूनेस्को की जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहती है। भारत में टोटल कितनी साइट्स हैं, भारत में 43 टोटल साइट्स हैं। लेटेस्ट इसमें से कौन सी है, मोइदम जो है, जो कि असम में है। बेसिकली ये जो अहोम राजवंश था उसका कब्रिस्तान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब्रिस्तान है ये। इसको यूनेस्को के 43 साइट में लेटेस्ट में शामिल किया गया है। जो 43 टोटल साइट्स हैं इनमें से 35 जो है वो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाली कौन सी है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये मिक्स्ड हमारी मिक्स्ड साइट है। ठीक है, मतलब बेसिकली सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों उसमें का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, तो ये मिक्स्ड हो गई। अब हम देखते हैं इसकी जो 5वीं इंपॉर्टेंट रहती है, इसको प्रन्यास परिषद बोला जाता है या ट्रस्ट काउंसिल भी बोला जाता है। हालांकि यह अभी इनएक्टिव हो चुकी है, लेकिन इसका कार्य क्या था हमें देख लेते हैं। अच्छा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था
उस टाइम उसके बाद जो देश, छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे थे, तो वो देश अपने आप में कहीं ना कहीं इतने सक्षम नहीं थे कि वो अपने देशों का प्रशासन स्वयं संभाल सके या उनकी विदेश नीतियां वगैरह वो देख सके। तो ऐसे सब में क्या होता था, जो प्रन्यास परिषद होती थी इसकी भूमिका निकल कर सामने आती थी। ये देश या तो उनके स्वशासन में सहायता करती थी, ठीक है, या तो उसके स्वशासन में सहायता करती थी, या फिर जो ऑलरेडी विकसित देश है उनको उनकी शासन की जिम्मेदारी सौंपना, सारा काम प्रन्यास परिषद का देखने में मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसकी लास्ट इसने कब वर्किंग की थी, जो 1994 था, उसमें जो पलाऊ कंट्री है, पलाऊ जो एक बार स्वतंत्र हो गया उसके बाद से जो ये प्रन्यास परिषद इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, तो ये अब फिलहाल में वर्किंग में नहीं है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, अभी वर्किंग नहीं है 1994 के बाद से, ठीक है। इसका जो आखिरी इंपॉर्टेंट सदन है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है। तो सभी इसके सदस्य देश कौन कौन से, टोटल ऐसे तो यूएन में 193 सदस्य हैं, लेकिन फिलहाल में 120 देश ही ऐसे हैं जो यूएन न्यायालय के सदस्य हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, वो भी इसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं। 1996 में यूएसए ने इससे एग्जिट ले लिया था। चाइना इसका सदस्य नहीं है। जो इराक हो गया, इसराइल, लीबिया, कतर, यमन, ये भी इसके सदस्य नहीं है। और हाल ही में सबसे लेटेस्ट में कौन बाहर हुआ है, तो उसका आंसर है हंगरी, जो क्योंकि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इन्होंने नेतन्याहू की अरेस्ट वारंट, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। तो जो इसराइल के पीएम है ये हंगरी गए थे, क्योंकि हंगरी इसराइल को अपना दोस्त मानता है, तो इनके स्वागत के लिए अभी इनको बुला नहीं सकता था, तो इसने इंटरनेशनल कोर्ट से खुद ही इस्तीफा दे दिया। 3 अप्रैल 2025 को ये इससे बाहर हो चुका है। ये इसका लेटेस्ट कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। एकमात्र ये ओनली बॉडी ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वरना यूएन को जितने भी सदन है उनके सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये सिर्फ अकेला है जो नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय बना है। इस कोर्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ पर 15 जजों की बेंच बैठती है, ठीक है। अब उसमें 5 जज स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी जज होते हैं, जो कि क्रमशः 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो जज चुना गया है, तो वो है दलबीर सिंह भंडारी, जो कि भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। दलबीर सिंह भंडारी, इन्होंने अपने पद पर रहते हुए यहाँ से इस्तीफा दिया, और चूंकि वो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे, तो अब यहाँ पर वो कार्यरत है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और ये देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और भारत की अभी वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या भूमिकाएं हैं। अच्छा, भारत जो है, हम पहले बात कर ही चुके हैं, स्थापना के टाइम से ही यूएनओ का सदस्य रहा है, ठीक है। अब यूएन बजट जो है, यूएनओ का जो टोटल बजट देखा जाता है, उसमें भारत का सिर्फ 1% शेयर है। अब भारत जो है वीटो पावर में का सदस्य होने की डिमांड करने का हक रखता है, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी कुछ वजह है कि भारत को कभी भी वीटो पावर नहीं देने दे रहे हैं। खास करके चाइना इसका समर्थन नहीं करता है, यूएसए नहीं करता है, तो ऐसी कंट्रीज हैं, तो उसकी रीजन है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यूएनओ में कुछ 2 ट्रीटियां हुई थी, सीटीबीटी करके ट्रीटी है, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर क्या है, कोई भी देश जो है परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है यूएनओ बनने के बाद। तो लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने 18 मई 1974 में जो पहला है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये किया था पोखरण में। उसके बाद हमने 98 में दोबारा इस चीज को दोहराया, जो कि ऑपरेशन शक्ति था हमारा सेकंड। तो ये दोनों हमने ये करके यहाँ पे इस ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद एक और ट्रीटी थी एनपीटी। इसके अंतर्गत क्या थी, सिर्फ जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, वही देश परमाणु बम रख सकते हैं। तो हमने ये भी नहीं पालन की। तो कहीं ना कहीं ये 2 रीजन ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये देश है, ये हमें वीटो पावर नहीं मिलने दे रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आयोग है, ये भी चर्चा में रहता है, रहा डिक्सन आयोग करके एक आयोग बनाया था, जो कि क्या किस लिए बनाया गया था, जो भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर विवाद है, जब इस विवाद को यूएन काउंसिल में ले जाया गया, तो उसके समाधान के लिए डिक्सन आयोग की स्थापना की गई थी। तो डिक्सन आयोग ने बाद में इसे कह दिया कि ये जो है वो भारत पाकिस्तान का क्षेत्रीय मुद्दा है। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट आयोग है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो एसडीजी गोल होते हैं, जो उसके सदस्य देश है, उन सबके लिए बनाए गए हैं। तो ये इस गोल का टारगेट जो 2015 से 2030 तक रखा गया है। तो हर वर्ष इसकी रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन सा देश इनको पाने मतलब जो बोलते हैं इनको सफल करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। तो उस दिशा में भारत इस बार 2025 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत जो पहली बार जो है टॉप 100 के अंदर भारत की एसडीजी रैंकिंग आई है, जो 99th रैंक पे है भारत इसका इसमें आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट कवर किए जा सकते थे यूएनओ से रिलेटेड, वो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको अगर ऐसा वीडियो चाहिए या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।